नमस्कार सभी श्रोताओं को। आप सुन रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज और मैं आपकी साथी आपकी हमसफर आपकी दोस्त पूजा हमेशा की तरह हूँ आपके साथ और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पुनः हम लेकर आपके बीच में हाजिर हैं कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित है। साथ ही साथ यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम है। किसान भाई और बहनों, बसंत का मौसम गन्ने की बुआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर इस समय सही तरीके से मिट्टी का चयन, पोषण प्रबंधन, उर्वरकों का संतुलित उपयोग किया जाए तो गन्ने की फसल से बेहतर उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता प्राप्त की जा सकती है और मुनाफा भी काफी कमाया जा सकता है। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ श्री विक्रम सिंह जी। आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। नमस्कार विक्रम जी। नमस्कार जी, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस रेडियो प्रोग्राम पे। विक्रम जी, आज का विषय है बसंतकालीन गन्ना खेती, सही पोषण से बेहतर उत्पादन। कैसा विषय है ये, आप क्या कहेंगे विशेषज्ञ होकर? पूजा जी, जैसे आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में गन्ने का बहुत बड़ा एरिया है, क्षेत्रफल है और यूपी के किसानों के लिए गन्ना एक तरीके से मुख्य फसल है और इसका आज के टाइम में रेट भी अच्छा मिल रहा है, जो गवर्नमेंट ने भी इसका रेट इंक्रीज किया है जी। और उस हिसाब से देखा जाए मिठास, चीनी, उस हिसाब से गन्ने का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारे इस एरिया में। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आइए आज इसी विशेष विषय पर अपने विशेषज्ञ से बात करते हैं जो है बसंतकालीन गन्ना खेती, सही पोषण से बेहतर उत्पादन, ताकि हमारे किसान भाई बहन अधिक लाभ प्राप्त कर सके आपकी सही और उपयुक्त जानकारी के द्वारा। सबसे पहले विक्रम जी, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि गन्ने की खेती के लिए मिट्टी का चयन कैसा होना चाहिए और मिट्टी की जांच करवाना क्यों जरूरी माना जाता है? कोई भी हम फसल लगाते हैं, सबसे पहले हमारी मिट्टी अच्छी है तो हम उससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर मिट्टी में कोई समस्या है, उसका मिट्टी हार्ड है, ऊसर है या क्षारीय है, तब भी हम गन्ने की अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। तो सबसे अच्छा ध्यान हमें यही रखना है, मिट्टी की जांच करवा ले तो उससे हमें पता चल जाता है इस मिट्टी में किस पोषण की कमी है और किस पोषण की अधिकता है। तो किसान भाइयों से यही अनुरोध है, सबसे पहले अपनी मिट्टी की जांच करवाएं, उससे हमें पता चल जाता है हमें पोषण कितना किस टाइम पे देना है। अगर मिट्टी की जांच नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम कोई पोषण ज्यादा डाल देंगे, कोई पोषण कम डाल देंगे, तो उससे हम अच्छी पैदावार की उम्मीद नहीं कर सकते। तो मिट्टी का जांच के लिए आज हर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मिट्टी जांच की लैबें हैं। अगर वहां पे भी नहीं हो पा रही है तो यारा फर्टिलाइजर भी मिट्टी की जांच करवाती है। आपके एरिया में जो भी YCNC हो या यारा का कोई भी स्टोर हो, वहां पे अपनी मिट्टी दे सकते हैं। उसके थ्रू आपकी जो मिट्टी जांच के लिए हमारा बबराला में मिट्टी की लैब है जांच करने के लिए, तो वहां से आपकी जांच रिपोर्ट आ जाती है। जब मिट्टी की जांच के लिए आप मिट्टी ले रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें उस खेत में पहले से ही जो हमें मिट्टी जहां जहां से लेनी है उसमें कुछ सावधानियां होती है। जो अपना रोड है या रास्ता है उससे 5 मीटर अंदर से मिट्टी लें और ये हमें 7 से 8 जगह से मिट्टी लेनी है। V शेप में गड्ढा बनाना होता है जो 6 इंच के करीब हो और उसकी लेयर उतार के हमें मिट्टी एक तसले में ले लेनी है। तसला भी ध्यान रखें उसमें जंग ना लगा हुआ हो, या जो खुरपी भी ले रहे हैं उसमें भी कोई जंग ना हो, क्योंकि अगर जंग लगा हुआ है तो उसमें फेरस की मात्रा मिट्टी में जांच में आ सकती है, तो उससे भी वो ध्यान रखें। और मिट्टी को एक तसले में इकट्ठा करके उसे आमने सामने से काटते रहें और अच्छे से मिला लें। जब 250 ग्राम मिट्टी बचे उसे हमें जांच के लिए भेजना है। और जिस पॉलीथीन में मिट्टी डाल रहे हो उसमें ध्यान रखें उसमें जो खेत का नाम है उसको उसमें ना डाल लें, उस पर्ची को उसको अलग से ही अलग पॉलीथीन में डाल लें और उसे अच्छे से पैक करके आप दे सकते हैं। तो उसमें आपकी पूरी जांच रिपोर्ट आ जाती है क्या पोषण हमें किस टाइम पे देना है। बहुत अच्छा। और ये भी बताइएगा कि गन्ने की खेती के लिए मिट्टी का चयन कैसा होना चाहिए? गन्ने की खेती के लिए वैसे तो बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिससे दोमट मिट्टी हुई
बलुई दोमट हुई, और कुछ वैरायटी आज जो अपनी चिकनी दोमट होती है उसमें भी अच्छा ग्रो करती है। तो उस टाइप से आप मिट्टी का चयन कर सकते हैं। और जब खेत की तैयारी कर रहे हैं तो खेत की तैयारी में हमेशा ध्यान रखें, एक जुताई खुली करें। खुली जुताई करने का फायदा ये होगा, जो भी मिट्टी में आपका कीट का प्यूपा पड़ा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगा, या जो पक्षी होते हैं वे उठा के खा जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपका कीट प्रबंधन भी होता है उस तरीके से। तो एक खुली जुताई जरूर करें, फिर अपना जो भी जिस तरीके से आप गन्ने की बुआई करते हैं उस तरीके से गन्ने की बुआई को आगे लेके जा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें 3 फीट या 4 फीट का कोड़ से कोड़ में दूरी बनाए रखें तो ज्यादा अच्छा है। उसमें हवा और प्रकाश अच्छे से मिलता है और उतना ही गन्ना अच्छा पैदा होता है। जी, तो विक्रम जी, बसंतकालीन गन्ने की बुवाई का सही और उपयुक्त समय क्या होता है ताकि हमारे किसान भाई बहन बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें? बसंतकालीन गन्ने के लिए सबसे उपयुक्त टाइम फरवरी महीने से स्टार्ट होके फरवरी, मार्च और कुछ एरिया में अप्रैल तक भी गन्ने की बुवाई करते हैं। सबसे जो उपयुक्त समय है वो आपका फरवरी और मार्च सबसे बेहतरीन समय है। आप भी जानते हैं गन्ने की बुआई के टाइम पे जर्मिनेशन के लिए 20 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है, तो उसी हिसाब से हम गन्ने की बुआई कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बसंतकालीन गन्ना खेती, सही पोषण से बेहतर उत्पादन। इस पर विशेष जानकारी दे रहे हैं विक्रम सिंह जी, जो यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से एरिया एग्रोनॉमिस्ट हैं। अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बसंतकालीन गन्ने की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व जरूरी होते हैं? हम जैसे कोई भी फसल लगाते हैं वैसे 17 न्यूट्रिशन जो हमारी फसल की रिक्वायरमेंट रहती है वे देने जरूरी हैं, पर उसमें 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो हमें गन्ने की फसल में देने ही होते हैं। तो 3 मुख्य पोषक तत्व उसमें आप जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये मुख्य पोषक तत्व हैं। उसके अलावा गन्ने की फसल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, ये सारे पोषण भी बहुत जरूरी है। तो जितना अच्छा आप अपना पोषण प्रबंधन रखोगे उससे गन्ना उतना ही अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। जैविक खाद का इसमें क्या रोल रहता है? जैविक खाद, जैसे जो भी हम जैविक खाद अपनी फसल में लेके जाते हैं उसका फायदा यही होगा, मिट्टी का जीवांश कार्बन अच्छा बनेगा। और मिट्टी का जीवांश कार्बन एक तरीके से बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर मिट्टी का जीवांश कार्बन अच्छा नहीं होगा तो हम अच्छी पैदावार ले ही नहीं सकते। जो भी हम उर्वरक अधिक मात्रा में डाल लेंगे वो भी हमारी फसल को अच्छे से नहीं मिल पाता है। सिंपल सा उदाहरण है, जो बंदा हेल्थी होगा और कहीं ना कहीं उसको हम अच्छा पोषण देंगे या कुछ चीज वो अधिक भी खा लेगा, उसके सेहत में कहीं ना कहीं वो मिल जाता है। पर कोई वैसे ही हल्का बंदा है, उसे आप बोलो भाई तुमने ये फालतू चीज लेनी है तो कहीं ना कहीं उसे दिक्कत देगा। ऐसे ही मिट्टी का जीवांश कार्बन भी है। जीवांश कार्बन 0.8% होना चाहिए। कहीं ना कहीं मिट्टी का जीवांश कार्बन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसपे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। और उसके लिए हम सनई, ढैंचा, गोबर की खाद या जो भी जैविक उत्पाद है जिससे हमारी मिट्टी का जीवांश कार्बन अच्छा बने वो जरूर अप्लाई करें। और उसका फायदा यही होगा, आप फिर केमिकल फर्टिलाइजर पे भी जाते हो तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी फसल को अच्छे से मिलता है और हमें उत्पादन ज्यादा मिलता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में कुछ मुख्य पोषक तत्व हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। गन्ने की फसल में ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसी जो प्रमुख उर्वरक हैं, इनकी क्या भूमिका रहती है, कितनी भूमिका रहती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ये मुख्य पोषक तत्व हैं। नाइट्रोजन कोई भी फसल हो, जैसे गन्ने की फसल ही है, इसको बढ़ाने का काम करता है और उसे हरियाली यानी कि ग्रीनरी देने का काम करता है, उसको क्लोरोफिल अच्छा बनता है। पर जो हम नाइट्रोजन भी दे रहे हैं उसके स्रोत भी हमें पता होना चाहिए। ज्यादातर किसान नाइट्रोजन यूरिया के रूप में भी देते हैं, पर अगर हम अधिक यूरिया या अधिक नाइट्रोजन भी दे रहे हैं उसका कहीं ना कहीं उल्टा प्रभाव भी पड़ता है। कोई चीज हम अधिक मात्रा में डाल लेंगे कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट गलत भी आएगा। इसी तरीके से फास्फोरस है। फास्फोरस
एक मुख्य पोषक तत्व है। और दूसरा, जब हम अपनी फसल लगाते हैं उसके जड़ों के निर्माण के लिए फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल है। और जितनी अच्छी जड़ें शुरुआत में बनती है उतना ही अच्छा हमारा कल्ले फूट के आएंगे, टेलर्स उतने ही अच्छे बनेंगे। और फास्फोरस भी हमें उस टाइप का देना चाहिए जो हमारी फसल को जल्दी से मिल जाए और उतनी जल्दी जड़ें बने। और शुरुआत में जितने कल्ले बन के आते हैं उतना ही हमारे मजबूत गन्ना बनता है। उसी तरीके से पोटास का भी अहम रोल है। पोटास भी जो हमारी फसल की क्वालिटी है, उसकी मोटाई है, शाइनिंग है, उसे बनाने का काम करता है। सिंपल सी चीज है, अगर हम किसी मकान बनाने जाते हैं सबसे पहले नींव भरने का काम करते हैं। वो नींव भरने का काम फास्फोरस करता है, यानी कि फाउंडेशन तैयार करता है फास्फोरस। उसके बाद में जो नाइट्रोजन है वो दीवार जो खड़ी करते हैं उसको बड़ा करने का, दीवार खड़ी करने का काम नाइट्रोजन का होता है हमारी फसल में। और जितना अच्छा फाउंडेशन तैयार होता है उतनी ऊंची इमारत हम बना सकते हैं। उसके बाद में जो प्लास्टर व्लास्टर होता है मकान में, वो एक तरीके से पोटास का काम समझो हमारी फसल में। तो ये तीन हमारी फसल में देने बहुत जरूरी है। उसके अलावा सेकेंडरी न्यूट्रिशन है, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वे भी हमारी फसल को नीड बेस के आधार पर देने जरूरी है। जी, बहुत सही बात कही आपने। और किसान भाइयों, ऐसी ही अच्छी जानकारियां आपको मिलती भी रहती हैं लगातार हमारे इस कार्यक्रम में। जी हाँ, आप सुन रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर ये कृषि जागरूकता कार्यक्रम, जो बहुत ही विशेष आपके लिए हम लेकर आते हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये निर्देशित है और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, जिसे आप हर मंगलवार और साथ ही साथ शुक्रवार दोपहर 12 बजे सुन सकते हैं। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हर बार एक अलग विषय होता है कृषि संबंधी, और एक एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं जो कि सही और उपयुक्त जानकारी आपको प्रदान करते हैं। अगर आप कभी भी हमारा ये कार्यक्रम सुनना भूल जाते हैं मंगलवार और शुक्रवार ठीक 12 बजे, तो पुनः प्रसारण आप हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी 90.4 पर अगले दिन सुन सकते हैं। इसके अलावा आप हमें YouTube पेज पर भी देख और सुन सकते हैं, जो है 90.4 आगरा की आवाज। वहां पर आपको सभी ये विशेषज्ञ, सभी विषय और भी बहुत सारी इंटरव्यूज और अच्छे एक्सपर्ट्स आपको देखने और सुनने को मिल सकते हैं। और वो कितना आसान है, देश के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी समय आप उसका आनंद और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वो YouTube पेज दोबारा बताती हूँ, वो है 90.4 आगरा की आवाज। और उसके माध्यम से लगातार आपके बहुत सारे सवाल, आपके बहुत सारे सुझाव और आपकी राय भी हम तक पहुंचती रहती है, जिसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप भी अपने सवाल हम तक उसी के माध्यम से, संदेश के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। लौट कर आते हैं अपने विषय पर, क्योंकि आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं श्री विक्रम सिंह जी, जो है एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। और आपसे हम बात कर रहे हैं बसंतकालीन गन्ना खेती, यानी सही पोषण से बेहतर उत्पादन कैसे प्राप्त करें। इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी विक्रम जी दे चुके हैं, लेकिन अभी जब हम पोषक तत्व की ही बात कर रहे हैं तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि जिंक और आयरन आदि है, इनसे गन्ने की फसल की वृद्धि और उत्पादन को किस प्रकार से हम लाभ पहुंचा सकते हैं, फायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मैंने पूजा जी बताया था, जैसे हमें मुख्य पोषक तत्व की जरूरत रहती है, उसी तरीके से सूक्ष्म पोषक तत्व की भी जरूरत उतनी ही रहती है। मुख्य पोषक तत्व हम उसी मात्रा में डालते हैं, आपने देखा भी होगा, उनके बैग के बैग डाले जाते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा थोड़ी डाली जाती है, पर जितनी थोड़ी डाली जाती है उसकी रिक्वायरमेंट उतनी रहती है। जैसे हम जिंक देते हैं, जिंक हमारी एंजाइम एक्टिविटी को अच्छे से करवाता है, और एंजाइम एक्टिविटी जितनी अच्छी होगी उतनी ही जड़ों का विकास अच्छा होगा, क्लोरोफिल अच्छा बनेगा, पत्तियों का साइज चौड़ा होगा। उसके लिए जिंक का मेन रोल रहता है। और उसमें मार्केट में आज के टाइम में देखा जाता है कि ज्यादातर फार्मर अभी तक 33% जिंक या 21% जिंक को यूज करते थे, जिसे जिंक सल्फेट बोला जाता है। जब हमारे पास में अच्छे साधन नहीं थे तो हम उस जिंक को यूज करते आ रहे थे, पर जब हम जिंक सल्फेट यूज करते हैं, अगर वो फास्फोरस के साथ में मिलता है तो कहीं ना कहीं वो जिंक फास्फेट बना देता है, जो मिट्टी में एक ठोस बॉन्ड बना लेता है, जो हमारी मिट्टी यानी कि हमारी फसल में और भी नहीं मिल पाता। आज के टाइम में देखा भी जाता है और बताया भी जाता है कि हमारी मिट्टी में जिंक की कमी पाई जाती है, या मनुष्य के अंदर भी जिंक की कमी पाई जा रही है, क्योंकि जो जिंक हम डाल पा रहे हैं ना तो वो हमारे मिट्टी की जिंक की पूर्ति कर पा रहा है,
और ना ही ह्यूमन हेल्थ में उसका दाना बन पा रहा है। दूसरा, अभी यारा ने भी एक जिंक ऑक्साइड दिया है जिसे हम प्रोकोट के नाम से भी जानते हैं, प्रोकोट जिंक, और जिंट्रैक के नाम से आता है। जिंट्रैक जो है स्प्रे के लिए यूज किया जाता है, प्रोकोट जिंक हम यूरिया में मिला के अच्छे से कोट करके उसे डलवा सकते हैं। जिंक ऑक्साइड एक फार्मा ग्रेड की जिंक है, और वो हर दाने पे कोट हो जाता है और उसका असर हमारी फसल में लंबे टाइम तक रहता है। और हमने यहाँ तक भी देखा है जिस खेत में जिंक ऑक्साइड, प्रोकोट जिंक डाला जाता है, उसके दाने में भी जिंक की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसी तरीके से फेरस का भी मेन रोल रहता है। फेरस की कमी से पत्तियों में सफेद धारियां बन जाती है, और जैसे सर्दियों में फास्फोरस एक्टिव नहीं रहता तो उसकी भी कमी कहीं ना कहीं हमारी फसल में देखने के लिए मिलती है। शुरुआत में इसके जो फेरस के लक्षण है, जो पेडी फुटा हुआ है या पत्तियां हैं, उसमें सफेद कलर की धारियां आपको दिखाई देगी, और जिससे पौधे में अच्छा भोजन नहीं बन पाता। तो फेरस का भी मेन रोल रहता है जो हमारी पौधे की बढ़वार के लिए, उसमें क्लोरोफिल को एक्टिव करने के लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे में बसंतकालीन गन्ने की फसल में उर्वरकों का प्रयोग जो आप बता रहे हैं वो किस समय, किस विधि, कितना, कैसे करना चाहिए ताकि पौधों को अधिकतम लाभ मिल सके और हमें भी मुनाफा मिल सके? जो गन्ने की फसल है, हम बेसल डोज में अपना जैसे डीएपी लेके जाते हैं, उसमें एक बैग डीएपी यानी कि 50 किलो डीएपी, साथ में 25 किलो यारा मिला कॉम्प्लेक्स जो हम रिकमेंडेशन देते हैं, साथ में 50 किलो आपका पोटास और 5 किलो सल्फर। ये हम बुआई के टाइम पे बेसल डोज में गन्ने की बुआई में फार्मर को बताते हैं। यारा मिला कॉम्प्लेक्स का फायदा ये है, यारा मिला कॉम्प्लेक्स एक घुलनशील फर्टिलाइजर है, यानी कि 95% उसकी घुलनशीलता है। हम डीएपी जो डालते हैं उसकी घुलनशीलता भी 40% होती है, और उसमें जो फास्फोरस है वो भी स्थायी होता है। जहाँ पे हम डाल देते हैं वो फास्फोरस वहीं पे एक तरीके से स्थायी रह जाता है। जब उसकी जड़ बनती है, जड़ जब तक फास्फोरस के पास में जड़ नहीं पहुंचेगी उसे ले ही नहीं पाता है। जो यारा मिला कॉम्प्लेक्स है, इसमें फास्फोरस भी 3 टाइप का है, यानी कि एक तो घुलनशील पूरा है और 3 टाइप का फास्फोरस है, और चैन के रूप में प्लांट को शुरुआत जब भी तीसरे दिन या चौथे दिन जड़ बनती है तभी पौधा यानी कि जड़ें उसे लेना चालू कर देती है, और जितना शुरुआत में अच्छा फास्फोरस मिलेगा उतना पौधे में एनर्जी बनेगी, यानी कि जो सीड है उसमें एनर्जी बनेगी और उतनी जल्दी फुटाव स्टार्ट हो जाएगा, जर्मिनेशन उतनी ही जल्दी आएगा और फुटाव भी तेजी से होगा। और किसान भाई भी जानते हैं जब जो शुरुआती स्टेज में फुटाव आता है, जितने कल्ले शुरुआत में बन के आते हैं वही अच्छा मजबूत गन्ने का आधार होता है। अगर हमारा फुटाव लेट होता है वो मजबूत गन्ना बन ही नहीं पाता, तो हमें इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में जब हमारा गन्ने का फुटाव स्टार्ट हो जाए 35 से 40 दिन पे, उस टाइम पे हम 35 किलो यूरिया और साथ में यारा लीवा नाइट्राबोर, यारा लीवा नाइट्राबोर में कैल्शियम है, बोरोन है, नाइट्रेट फॉर्म में, नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में है, और ये अपनी फसल में डलवाएंगे क्योंकि उस टाइम पे पौधे की विजेटेटिव यानी कि वानस्पतिक ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, यानी कि पौधा अपना बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जब किसी भी चीज की ग्रोथ यानी कि बढ़वार होती है उस टाइम पे कैल्शियम का मेन रोल रहता है। कैल्शियम जो सेल बनती है, कोशिका बनती है, उसको बनाने में मेन रोल अदा करता है, और जो सेल के बीच में गैप रहता है उसको भी भरने का काम कैल्शियम करता है। और इस टाइम पे हमें ये यारा लीवा नाइट्राबोर लेके जाना चाहिए, और उसी टाइम पे 40 से 45 दिन पे हम एक स्प्रे या तो जिंट्रैक का करवा दे, या जो हम 35 दिन पे यूरिया और यारा लीवा नाइट्राबोर डाल रहे हैं उसी टाइम पे प्रोकोट जिनको मिला के भी अपनी फसल में डलवा सकते हैं, जिनका मैंने काम बता ही दिया था आपको। उसके अलावा फिर हमें 15 से 20 दिन बाद में 35 किलो यूरिया फिर दोबारा से लेके जाना है, और जब हमारी फसल 60-65 दिन की हो जाए गन्ने की फसल, उस टाइम पे एक सैनिफोस नाम से प्रोडक्ट आता है यारा का,
जिसे याराविटा सैनिफोस बोलते हैं, उसमें 22% फास्फोरस होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में उस टाइम का स्प्रे करने का फायदा ये होगा, उस टाइम पे सेकेंडरी रूट जो है उसको बनाना बहुत जरूरी होता है। जो कल्ले छोटे या बड़े हो जाते हैं उनको बराबर साइज में लाना और उनको मजबूत बनाने के लिए एक फास्फोरस का स्प्रे का जरूरत रहती है। तो हम 60-65 दिन पे एक स्प्रे सैनिफोस का कर सकते हैं और उसका फायदा यही होगा, आपकी सेकेंडरी रूट ज्यादा बनेगी, जिसे रुएदार जड़ें भी बोलते हैं। जितनी अच्छी रुएदार जड़ें बनेगी, रुएदार जड़ें ही मिट्टी से जो पोषण होता है मिट्टी में पड़ा हुआ उसको पौधा ग्रहण करता है, और जितना अच्छा पोषण शुरुआती स्टेज में और मिड साइज में मिल जाएगा पौधे को, तो उतने ही कल्ले मजबूत बनके आ जाते हैं, जो मजबूत करने का आधार होता है। जी, बहुत अच्छा। अभी हमने जैविक खेती की बात ही की थी, तो ऐसे में जैविक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के दोनों के कंबाइन संयुक्त उपयोग से किसानों को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं? पूजा जी, जब हम जैविक फर्टिलाइजर भी यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, जिसमें आप गोबर की खाद या जो भी मार्केट में सीवीड भी आ रहे हैं आज के टाइम में, उनका भी यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मिट्टी के जीवांश कार्बन को अच्छा करते हैं। और जितना अच्छा मिट्टी का जीवांश कार्बन बनेगा, उतना भी आपका केमिकल फर्टिलाइजर भी उतना ही अच्छा सपोर्ट करता है फसल की पैदावार के लिए। अगर मिट्टी का जीवांश कार्बन अच्छा नहीं है तो आप अच्छी फसल ले ही नहीं सकते। अगर हम फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा डाल देंगे, कहीं ना कहीं उसका गलत प्रभाव भी हमारे फसल पे देखने के लिए मिलता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी और बेहतर जानकारी आज आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं हमारे इस विषय बसंतकालीन गन्ना खेती सही पोषण से बेहतर उत्पादन में। कुछ सवाल मेरे मन में भी हैं, जैसे कि वर्तमान समय है, इसमें गन्ना किसानों के लिए बहुत ही मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो बदलता मौसम और जलवायु परिस्थितियां हैं, इनको देखते हुए बसंतकालीन गन्ने की फसल के पोषण प्रबंधन में किसानों को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कीट न लग सके, कोई बीमारी न लग सके? जैसे कि पूजा जी, हम अगर अच्छा पोषण प्रबंधन कर रहे हैं, संतुलित पोषण प्रबंधन कर रहे हैं अपनी फसल में, तो कहीं ना कहीं संतुलित पोषण प्रबंधन ही गन्ने का मजबूत आधार है। और जिस गन्ने में या किसी भी फसल में संतुलित पोषण प्रबंधन नहीं होगा, और जैसे ही मौसम चेंज होता है, बरसात आ जाती है और ह्यूमिडिटी बनती है, उससे कहीं ना कहीं बीमारी और कीड़े के चांस ज्यादा बन जाते हैं। जब हमारी फसल में संतुलित पोषण मिल रहा है और वो गन्ना हमारा मजबूत है, उसकी रेसिस्टेंट अच्छी बनी हुई है, इम्यूनिटी अच्छी है, तो वो बीमारी से और कीड़े से लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो हमें संतुलित पोषण पे ज्यादा ध्यान देना है। तो वो जो भी मौसम चेंज होता है, ह्यूमिडिटी बनती है, बीमारी का कारक हमारे वायुमंडल में है, तो वो मजबूत गन्ने में उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा। जो भी कमजोर फसल होगी, तो जैसे ही मौसम चेंज होता है वहां पे कीट या बीमारी के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें संतुलित पोषण पे ज्यादा ध्यान देना है और अपनी फसल को स्वस्थ रखना है। तो पानी की सिंचाई कैसी होनी चाहिए गन्ने की खेती में? ज्यादा होनी चाहिए, कम या नॉर्मल? नमी कैसी बनी रहनी चाहिए? जैसे कि कोई भी फसल लेते हैं, उसमें एक जल प्रबंधन भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई भी फसल है उसमें हम ज्यादा इरिगेशन करते हैं, तो ज्यादा इरिगेशन होने पे मिट्टी में प्रकाश और वायु का संचार कम हो जाता है, जिससे फसल की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो हमें जो हमारी सोयल है या हमारी फसल है उसमें नमी बनाए रखना है, और नमी ही हमारे फसल में बनी रहे, वो ही अच्छा जल प्रबंधन है। अगर हम ज्यादा सिंचाई करते हैं तो उसमें प्रकाश और हवा नहीं जाएगी, तो उतना ही जड़ों का विकास या पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती। तो हमें जल प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए, और जल का भी हमें ध्यान देना चाहिए, उसका पीएच 7 के करीब रहे। अगर पीएच हायर साइड में है तो कहीं ना कहीं वो जो भी हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो भी पौधा अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाता है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ व्यवहारिक सुझाव भी मैं चाहूंगी कि आप हमारे किसान भाइयों को दें, क्योंकि गन्ने की फसल में संतुलित पोषण प्रबंधन अपनाकर क्या किसान भाई उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ लागत को भी कम कर सकते हैं? क्या व्यवहारिक सुझाव आप हमारे भाई बहनों को देना चाहेंगे?
पूजा जी, जैसे पहला ही क्वेश्चन था, मैं किसान भाइयों से यही चाहूंगा अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। मिट्टी की जांच करवाने से आपको ये पता चल जाता है मेरे खेत में कौन सा पोषण की कमी है, कौन से पोषण की अधिकता है। तो उससे आपका कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर की जो लागत बढ़ रही है या अधिक उसमें डालना पड़ रहा है, तो वो लागत भी आपकी कम हो जाएगी और आपकी पैदावार अच्छी होगी। अगर आपको किसी फर्टिलाइजर को डाल के आपका उत्पादन ज्यादा उसमें बढ़ रहा है तो आपको वो यूज करना चाहिए। कहीं ना कहीं उससे आपकी जो पैदावार है वो ज्यादा बढ़ रही है। और आप साथ में सह फसली भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने गन्ने की फसल ही लगा रहे हैं, उसके बीच में आप उड़द, मूंग और लोबिया इस टाइप की फसलें भी साथ में ले सकते हैं। आप अगर उससे फली भी ना प्राप्त कर पाओ, उसकी जुताई भी खेत में कर दोगे, उससे भी आपके खेत में फर्टिलाइजर और जीवांश कार्बन आपकी मिट्टी का बढ़ता है, जो आपको ज्यादा फर्टिलाइजर डालने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो इन चीजों का आप ध्यान दे सकते हैं किसान भाई जी। बहुत साधारण सा सवाल कि हमारे भारत देश में गन्ने की खेती मुख्यतः कहाँ कहाँ होती है, किस मौसम में होती है और किस तरह से इसकी खेती से हमारे किसान भाई लाभ उठा सकते हैं, यानी कि किन किन चीजों में आजकल गन्ने का इस्तेमाल हो रहा है? पूजा जी, गन्ने की खेती के लिए 20 से 40 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत रहती है। और ये टेम्परेचर हमारा नॉर्थ इंडिया है, साउथ में महाराष्ट्र है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, कुछ एरिया पंजाब में भी है, हरियाणा में है, उत्तराखंड में है। यहाँ पे गन्ने की फसल ली जाती है और गन्ने का उपयोग चीनी बनाने में तो किया ही जाता है। आज के टाइम में एथेनॉल बनाने के लिए भी गन्ने का प्रयोग किया जा रहा है। तो गन्ने से काफी चीजें बनती जा रही है आज के टाइम में। और कुछ जो भी आज के टाइम में देखने के लिए बनता है, जो इसका रसा भी बचता है, उसका भी कहीं ना कहीं नए नए उत्पाद बना रहे हैं आज के टाइम में। और जो भी गन्ने की पत्तियां होती है या गोला होता है, वो भी पशुओं को चारा खिलाने के यूज में आता है। तो गन्ना कहीं ना कहीं किसान के लिए एक लाभकारी फसल है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसे किसान भाई का आप नाम बताना चाहेंगे जिन्होंने आपकी राय से अच्छे से खेती करी है, गन्ने की फसल बहुत अच्छी रही उनकी और उन्होंने लाभ कमाया, अब वो औरों के लिए प्रेरणा बन गए हों? जैसे कि हमारा लखीमपुर, वैसे तो यूपी में बहुत सारे किसान हैं जो यारा का कड़ो प्लांट को यूज करते हैं। जो भी संतुलित पोषण है वो यारा के अनुसार करते हैं। ऐसे फार्मर काफी हैं। आप अगर इधर लखीमपुर में भी देखा जाए, बड़े बड़े फार्मर हैं, जैसे गढ़ी फार्म है, वो भी 200 से 250 एकड़ गन्ने का पैदावार करते हैं, 200 से 250 एकड़। और तेजबीर हैं जो पलिया एरिया में है, ऐसे एक चौहान जी हैं। तो बहुत सारे फार्मर हैं, हरविंदर हैं। तो ये काफी फार्मर हैं जो हमारे एक तरीके से देखा जाए ब्रांड एम्बेसडर फार्मर हैं, हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। और बाकी किसान भाइयों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। किसान भाई बहनों, आज की बातचीत से हमें ये समझने को मिला है कि बसंतकालीन गन्ने की फसल में मिट्टी की जांच, संतुलित उर्वरक प्रबंधन और सूक्ष्म पोषक तत्वों का सही उपयोग सही समय पर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हमारे विशेषज्ञ श्री विक्रम सिंह जी ने जितनी भी बातें बताई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी और उन बातों को ध्यान रखकर ही आप हमारे किसान भाई बहन अपनी फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों को बेहतर बना सकते हैं। श्री विक्रम सिंह जी, आज पुनः आप हमारे बीच में आए, आपने समय निकाला, इतनी कीमती जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद आपका करना चाहते हैं। धन्यवाद जी, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे श्रोता भाई बहन, अभी फिलहाल समय है इस कार्यक्रम के साथ हमारा आपसे आज के लिए विदा लेने का, लेकिन वो भी इस वादे के साथ कि पुनः होगी आपसे मुलाकात और बहुत सारी अच्छी जानकारियां, अच्छी सारी बातें होंगी आपके साथ में विशेषज्ञों के साथ। तब तक पूजा को दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर। बाय बाय, नमस्कार।